ओके, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। ये एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसको कहते हैं? नाम पहली बार तो नहीं सुना है तुम लोगों ने, नाम बहुत बार सुना है। डिसोल्यूशन किसको कहते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक, महाराणा प्रताप साहब ने बोला जो घुल जाता है। तो व्हेन अ सोल्यूट इज कंप्लीटली dissolve in a solvent, such process is called dissolution. Dissolution basically एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। किस पे? सॉल्वेंट। अब एग्जांपल, मान लो ये बीकर है, ठीक है, इसमें तुमने वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर। ठीक है, और इसमें तुम सॉल्ट ऐड करो। क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह। वाटर और ये क्या है? सॉल्ट। तो क्या होगा? सॉल्ट विल गेट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, पूरी तरीके से। हाँ या ना? यस और नो? तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब यहां पर डूबने वाला कौन है? डुबाने वाला कौन है? तो सॉल्ट को तुम क्या बोलोगे? सॉल्यूट। और वाटर को तुम क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। डूबने वाला सॉल्यूट, डुबाने वाला सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? तो डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक, what is the difference between dissolution and chemical reaction? केमिकल रिएक्शन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? केमिकल रिएक्शन और डिसोल्यूशन ये दोनों भी प्रोसेस है। ये दोनों भी डिसोल्यूशन तो अभी अपन ने देख लिया क्या होता है। केमिकल रिएक्शन अपने को मालूम है कि एक सब्सटेंस नहीं, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड होता है। कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होता है? तो पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन अपन ने स्टार्ट में पढ़ लिया था। यस और नो? तो अब एक बात तुमसे पूछी गई है कि डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन में फर्क क्या है? तो फर्क ध्यान से सुनो क्या है। इन डिसोल्यूशन न्यू प्रोडक्ट
is not necessarily formed। क्या लिखा है मैंने? नॉट नेसेसरली in chemical reaction new product is definitely formed। ये डिफरेंस है डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस का। डिसोल्यूशन के प्रोसेस में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो ये जरूरी, और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में हमेशा नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये फर्क है डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन के बीच का। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? पक्का? पक्का? ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन देख लिया। केमिकल रिएक्शन में हमेशा नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन डिसोल्यूशन में हमेशा नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में, तो जरूरी नहीं कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो। सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो जरूरी नहीं कि नया सब्सटेंस फॉर्म। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो डिसोल्यूशन से जरूरी नहीं हमेशा कि तुम्हें नया प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ आ गई? तो डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन के बीच का मतलब समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब नया टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी आप लोग? रेट ऑफ। तो यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? स्लो, फास्ट। कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ज्यादा टाइम लेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कम टाइम लेंगे। जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ज्यादा टाइम लेगा उसे बोलेंगे स्लो केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कम टाइम लेगा उसको तुम क्या बोलोगे? तो ये स्लो केमिकल रिएक्शन और ये फास्ट केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्लो केमिकल रिएक्शन और फास्ट केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ज्यादा टाइम लेगा तो वो स्लो केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कम टाइम लेगा तो वो फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में ये स्लो केमिकल रिएक्शन, ये फास्ट केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही? यस और नो? अब एग्जांपल में तुम्हें वही दे सकता हूं नमक का जो अभी दिया था। ये बीकर है, ये भी बीकर है, दोनों में मैंने वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है? वाटर। ठीक है, ओके। इसमें मैं ले रहा हूं सॉल्ट पाउडर वाले फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पाउडर, जो नॉर्मली हम खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटा होता है ना। और ये भी सॉल्ट है लेकिन ये पीस में है ना,
ये पाउडर है और ये पाउडर है और ये दोनों भी नमक ही है, दोनों भी। अब एक बात तुम बताओ, कौन सा नमक जल्दी घुल जाएगा, कौन सा नमक कम घुलेगा, लेट घुलेगा? ये जल्दी घुल जाएगा और ये मतलब ये रिएक्शन होने के लिए कम टाइम लेगा और ये रिएक्शन होने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है नहीं? यस और नो? तो ये हो गया फास्ट रिएक्शन और ये हो गया स्लो रिएक्शन। फास्ट केमिकल रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन को केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल, जो तुम बोलते हो। Salt powder will dissolve in water takes less time, बराबर? और यहां पर तुम बोलते हो salt piece will dissolve in water but take more time, हाँ या ना? तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ये होगा फास्ट केमिकल रिएक्शन और ये वाला जो प्रोसेस होगा वो स्लो केमिकल रिएक्शन। फास्ट केमिकल रिएक्शन और स्लो केमिकल रिएक्शन को केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है स्लो केमिकल रिएक्शन का और फास्ट केमिकल रिएक्शन का। अब तुम बोलोगे सर ये तो डिसोल्यूशन हुआ ना, ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन मैंने सिर्फ समझाना था मुझे तुम्हें कि स्लो केमिकल रिएक्शन और फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और स्लो केमिकल रिएक्शन और फास्ट केमिकल रिएक्शन को केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इससे एक बात क्या कंक्लूजन निकालोगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो कंप्लीट होंगे। जो जल्दी कंप्लीट हो गया वो फास्ट केमिकल रिएक्शन, जो लेट कंप्लीट हुआ वो स्लो और फास्ट केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ठीक। अब रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन बड़ी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए टाइम ले रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ केमिकल रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा क्यों? कुछ केमिकल रिएक्शन फास्ट कंप्लीट हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन स्लोली कंप्लीट हो रहा है, ऐसा क्यों? रीजन क्या है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, हाँ या ना? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, डिपेंड्स ऑन बहुत सारी बातों पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। फैक्टर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन are number one, nature of the reactant, number two, size of the reactant, number three, concentration of the reactant, number four, temperature, number five, catalyst। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर पर। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है,
कि रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा या साइज ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगा या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगा या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगा या कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगा या। तो इन सारी बातों पर डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर अपना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है? तो क्या लिखोगे? बात समझ में आएगी? अब ये एक एक करके अपने को पढ़ना है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। देखो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का नेचर। अब रिएक्टेंट के नेचर दो तरीके के होंगे, या तो रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होगा या तो उसको अपन बोलेंगे नेचर ऑफ द। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में क्या होगा? या तो रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होगा या तो रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव। रिएक्टेंट पता है ना किसको बोलते हैं? जिससे प्रोडक्ट बनता है। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं अपन। तो रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टेंट। तो ये हाईली रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव को अपन क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ द। फिर आता है साइज ऑफ द। अब साइज ऑफ द रिएक्टेंट में क्या आएगा? सम रिएक्टेंट आर ह्यूज इन साइज, सम रिएक्टेंट आर स्मॉल इन। तो कुछ रिएक्टेंट की साइज काफी ज्यादा बड़ी होगी, कुछ रिएक्टेंट की साइज काफी ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, इसको कहते हैं अपन साइज ऑफ द। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द। सम रिएक्टेंट आर डाइल्यूट, सम रिएक्टेंट आर कॉन्सेंट्रेटेड। कुछ रिएक्टेंट डाइल्यूट होंगे, कुछ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। अब डाइल्यूट क्या, कॉन्सेंट्रेटेड क्या, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन का रेट। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन फास्ट कंप्लीट हुआ या रिएक्शन स्लो, उसको कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे फैक्टर पढ़ेंगे डिटेल में कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, साइज ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब कुछ रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव या तो हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द। स्मॉल साइज, ह्यूज साइज, इसको बोलते हैं साइज ऑफ द। डाइल्यूट रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द। बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये पांचों फैक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आज हमने पढ़ा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उसके बाद अपन ने पढ़ा डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन के बीच का डिफरेंस, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये पढ़ लिया। फिर हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब पढ़ा। ठीक है, और ये भी देखा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब इन फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट